आखिरी इजलास में 5 मखसूस अफराद के लिए साइफर डी क्लासीफाई हुआ था। सिर्फ 5 लोगों के लिए, जिसमें चीफ जस्टिस, सदर पाकिस्तान और बंदा अचानक गायब हो गया। अदालत में समाअतें हो रही हैं, बाजियाबी के हुक्म दिए जा रहे हैं, पुलिस अपना जवाब जमा करा रही है। आज फैसला महफूज हुआ और फिर पता चला कि जनाब नई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज मुल्क की सियासी मंजरनामे से 2 बड़ी खबरें हैं। पहली, इमरान खान की साइफर केस में जमानत होगी या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया है। एक महफूज फैसला सुना दिया गया है और दूसरा महफूज हुआ है। इस बारे में तफसीलात आपको बताऊंगा। और दूसरी खबर, इमरान खान के करीबी साथी फरूख हबीब की गुमशुदगी के बाद अचानक सरप्राइज एंट्री के हवाले से है। आज उन्होंने IPP में शमूलियत कर ली, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए और इमरान खान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी, या यूं कह लीजिए कि एक पूरी चार्जशीट है जो इमरान खान के खिलाफ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। अब तक जितने लोग इमरान खान को छोड़कर गए हैं, उनमें से कुछ ग्रेसफुली छोड़कर गए, खामोशी से दूसरी पार्टीज में शामिल हुए, लेकिन इमरान खान पर तनकीद नहीं की। कुछ लोगों ने बिल्कुल कहा कि हम दूसरी पार्टी में जाएंगे ही नहीं, सियासत छोड़ देंगे, लेकिन PTI के अलावा हमारा कहीं और ठिकाना नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो PTI में हैं, किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए, लेकिन अभी तक खामोश हैं। लेकिन फयाजुल हसन चौहान के बाद ये फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जो पॉइंट वाइज पॉइंट बनी हुई थी, यानी इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात है। और उसका कुछ ही देर में हम पोस्टमार्टम भी करते हैं कि क्यों उन्हें ये इल्ज़ामात गिरफ्तार होने से पहले या गायब होने से पहले नहीं याद आए और अचानक से आके उन्होंने एक एक पॉइंट के साथ ये सारा कुछ करना शुरू किया। और इसकी टाइमिंग कितनी अहम है, साइफर मुकदमे के साथ साथ ये सारे इल्ज़ामात, इसके कुछ ही देर में बात करते हैं। लेकिन पहले जल्दी से ज़रा साइफर ज़मानत केस में जो सूरत हाल है वो आपको अपडेट कर देता हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक साइफर से मुतालिक 4 अलग अलग केसेस थे, जिनमें से जो सबसे अहम मामला था वो साइफर ज़मानत और ये साइफर का मुकदमा खारिज करने के हवाले से था। इमरान खान के वकला और FIA के प्रोसिक्यूटर्स के दलाइल आज मुकम्मल हो गए, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये फैसला महफूज कर लिया। अब सबकी नज़रें इसी तरफ है, इंतज़ार इसी तरफ है कि ज़मानत होगी या नहीं होगी। लेकिन जो आज लीगल आर्गूमेंट्स हुए, 2 अहम पॉइंट्स हैं, बाकी तफसील में नहीं जाता, सिर्फ 2 अहम पॉइंट्स आपको बताता हूँ ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सके कि आज अदालत में हुआ क्या। जो FIA की लीगल टीम थी, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि साइफर की 2 कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से एक की कम्युनिकेशन तो की जा सकती है मगर दूसरी कैटेगरी की कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। और ये साइफर दूसरी कैटेगरी का था, जिसे टॉप सीक्रेट कहा जाता है, जिसकी मालूमात पब्लिक नहीं की जा सकती। दलाइल जारी थे कि मामला एक अहम नुक्ते के गिर्द घूमने लगा जब इमरान खान के वकला ने कहा कि वफाकी काबीना से डी क्लासीफाइड करने की मंजूरी लेने के बाद साइफर सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रहा था, इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक हो ही नहीं सकता। साइफर डी क्लासीफाइड हुआ था या नहीं हुआ था, इस मामले पर आज बड़ी डिबेट हुई अदालत में। और जब दलाइल दिए जा रहे थे तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने हाई कोर्ट को बताया कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 8 अप्रैल 2022 को वफाकी काबीना की एक मीटिंग हुई, जिसमें इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कहा कि साइफर को आम आवाम के लिए या जनरल पब्लिक के लिए डी क्लासीफाइड कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त के जो सेक्रेटरी खारजा थे और सेक्रेटरी कानून थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुखालफत की, जिसके बाद ये उस वक्त डिक्लासीफाइड नहीं हुआ। लेकिन 9 अप्रैल की रात वफाकी काबीना का एक आखिरी इजलास हुआ। मैंने तो खुद इस इजलास को कवर किया हुआ है, उसकी तफसीलात से मैं वाकिफ़ हूँ। तो आज अदालत में बताया गया कि आखिरी इजलास में 5 मखसूस अफराद के लिए साइफर डी क्लासीफाई हुआ था, सिर्फ 5 लोगों के लिए, जिसमें चीफ जस्टिस, सदर पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली शामिल हैं। इसलिए ये कहना कि साइफर जनरल पब्लिक के लिए डी क्लासीफाई हुआ था, ये दुरुस्त नहीं है। तो जवाब में इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने एक और अहम और मजबूत नुक्ता उठाया कि इमरान खान ने साइफर कभी भी पब्लिक के सामने रखा ही नहीं है। उन्होंने 27 मार्च के जलसे में जो कागज़ लहराया था वो आम एक सादा पेपर था, जिसे इलामती तौर पर पब्लिक के सामने लहराया गया था। तो दोनों अतराफ़ के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने आज फैसला महफूज कर लिया है। कब सुनाया जाएगा इसका अभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन शायद इस हफ्ते के आखिर तक सुना दिया जाए। फैसला इमरान खान के खिलाफ भी आए तो PTI के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन होगा
और अब तो नए कानून के मुताबिक अपील का हक भी मिल गया है, इसलिए ये मामला इधर ही ख़त्म नहीं हो जाना। अगर ज़मानत ना भी मिले तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट और फिर लार्जर बेंच के पास भी जा सकता है अगर अपील में चला गया, तो अभी बहुत सारे चांसेस बाकी हैं। इस दौरान जज साहब ने एक और महफूज किया गया फैसला, जो पहले से महफूज किया था, वो भी सुनाया है। चीफ जस्टिस ने साइफर केस की जेल में यानी खुफिया समात को दुरुस्त करार दे दिया है और अपने फैसले में कहा है कि जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हक में है और बज़ाहिर इसमें कोई बदनीयती नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी मसाइल का जिक्र खुद चेयरमैन पीटीआई कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान का ट्रायल अब जेल में ही होगा और कल 17 अक्टूबर को उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। उनके वकला ने बहुत भागदौड़ किया, बहुत कोशिश किया कि फ़र्द जुर्म आयद ना हो सके, उन्होंने दस्तखत भी नहीं किए। इमरान खान ने भी चालान की कॉपियों पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन जो इस केस की समाअत करने वाले जज हैं उन्होंने हतमी तौर पे ये कह रखा है कि कल 17 अक्टूबर को वो फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। तो अगर फ़र्द जुर्म आयद हो गई, दैट मीन्स कि इमरान खान की मुश्किलात फ़ौरी तौर पर कम होती दिखाई नहीं दे रही। आज उनके करीबी साथी फ़ारूक हबीब ने भी उनका साथ छोड़ दिया। पहले लोग खुद जाकर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, फिर टीवी के ऊपर इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ, आपने उस्मान डार को देखा। अब एक नेक्स्ट लेवल गेम हुई कि मुखालिफ जमात के पास जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें कि जनाब हम आए हैं, चल के आए हैं आपके पास शामिल होने के लिए। तो अब ये हो रहा है। तो उस्मान डार ने भी कुछ दिन पहले पीटीआई छोड़ी थी, वो भी आप सब लोगों ने देखा, और आज फ़ारूक हबीब ने छोड़ी। मैं फ़ारूक हबीब को बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर देता कि जनाब वो इतने टाइम से लापता थे, अचानक मंजर आम पर आए, और फिर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या जो जेस्चर्स हैं वो देख के भी बंदा जज कर लेता है कि यार ये जो बातें कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसकी बेस क्या है। मैंने आपसे कहा ना कि उस्मान डार ने भी पार्टी छोड़ी थी, कुछ दिनों पहले की बात है, लेकिन उस पर हमने ज़्यादा तनकीद शायद इसलिए नहीं की थी कि उनके लफ्ज़ उनकी ज़ुबान का साथ नहीं दे रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बिल्कुल शैटर्ड थी और पता चल रहा था कि जैसे वो जो कह रहे हैं वो नहीं कहना चाहते, अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे उनकी ज़ुबान का। तो बस जो एंकर उनको लुक में दे रहा था और जो खुद से क्वेश्चन कर रहा था, बना बना के बॉल्स फेंक रहा था, बस उसी का वो जवाब आ रहा था। मगर यहाँ तो पॉइंट बाय पॉइंट पूरी चार्जशीट तैयार की गई, अदम एतमाद के मामले को लेकर, साइफ़र को लेकर, तोशा खाना तक, और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी वाला सारा मामला। महज ऐसा बताया गया कि सारी चीज़ें सिर्फ इमरान खान कर रहे थे, वही कसूरवार हैं, वही मुल्ज़म है, वही मुजरम है, बाकी सब नीट एंड क्लीन है और हमें तो किसी चीज़ का पता नहीं था। मतलब सिर्फ इल्ज़ामात की बौछार थी। लेकिन ये सारे इल्ज़ामात अगर दुरुस्त थे या आप ये समझ रहे थे, तो ये गायब होने के बाद क्यों अचानक याद आए? अगर इल्ज़ामात लगाने ही थे तो आप मंजर आम पर आते, अचानक से खुद से आते और आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते या अपना ट्वीट कर देते, उससे भी पता चल जाता। अभी आज ही तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बाजियाबी के लिए जो दायर दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज किया था कि जनाब बंदा अचानक गायब हो गया, अदालत में समातें हो रही हैं, बाजियाबी के हुक्म दिए जा रहे हैं, पुलिस अपना जवाब जमा करा रही है, आज फैसला महफूज हुआ और फिर पता चला कि जनाब नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो आज आपने आराम से कह दिया कि जो चीज़ काबिल दिफा नहीं है उसका हम दिफा कैसे करें। अगर सियासत में रहते हुए इमरान खान जैसी शख्सियत का भी दिफा नहीं किया जा सकता तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी सियासतदान का दिफा नहीं हो सकता। मतलब और भी बहुत सारे लोग थे जो ग्रेसफुली बिल्कुल सेपरेट हो गए, जैसे असद उमर को देखिए, उनके ऊपर पीटीआई के लोग बहुत तनकीद भी करते हैं, वो अभी भी पीटीआई का हिस्सा हैं, लोग उनसे डिसएसोसिएट भी करते हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ पब्लिक में आके इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी। फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली इमरान खान से, पीटीआई से, लेकिन इस तरह से आके उन्होंने बल्कि तो आईपीपी भी ज्वाइन कर ली, दूसरी जमात में भी चले गए, बट स्टिल आके उन्होंने कोई स्टेटमेंट, कोई बयान इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं दिया। तो पता चल जाता है कि क्या सेंटिमेंट्स हैं। और जब उनकी शमूलियत हो रही थी तो उस वक्त भी लोगों ने उनके चेहरे के तासुरात देख लिए थे। तो जिस खामोशी और ग्रे से बहुत सारे और लोगों ने पार्टी से राहें जुदा की, और लोग भी कर सकते थे, लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब समझा। आपकी हर बात दुरुस्त मानी जा सकती थी, लेकिन अगर आप वाकई अपने ज़मीर की आवाज़ पर बाहर निकलते और ये सब कुछ कहते। मुझे इस बात का एहसास है कि आप इतने दिन तक लापता थे, गायब थे, पता नहीं क्या हुआ, क्या मजबूरियां हैं या किन वजूहात की बिना पर ये सब कुछ कहा गया, लेकिन इसमें जो आपकी अपनी फीलिंग्स सामने आई और जिस तरह से बातें कही गई, वो थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे जिस तरह फयाजुल हसन चौहान ने किया था ना, बिल्कुल उसी तरह से इल्ज़ामात लगाए गए।
खैर मैं कौन होता हूँ जज करने वाला? हर किसी का अपना पर्सनल डिसीजन है। आप पार्टी के साथ रहना चाहें नहीं रहना चाहें, टोटली आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जज करने वाले अवाम है वो बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे। जब भी इंतखाब होंगे लोग इसका फ़ैसला करेंगे। कल का दिन बड़ा अहम होने वाला है क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से आपको मैंने जैसे पहले बता चुका कि साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद होना है। तो देखते हैं उस पर क्या पेशरफ्त होती है, आपको अपडेट करता रहूँगा। और भी बहुत सारी सिचुएशन है, इसराइल, फ़लस्तीन, हमास और गज़ा की अलग टेंशन है, उसके ऊपर भी व्लॉग करना है। तो अभी तक के लिए जो कानूनी और सियासी मामला थे उनमें इतना ही। नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है, दरखास्तें तैयार हो रही हैं, इब्तदाई ड्राफ्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या क्या करने जा रही है मुस्लिम लीग नून, उसके ऊपर भी नज़र रखेंगे। खाली सिर्फ पीटीआई की अपडेट नहीं, अब नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।